चलिए, जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्षैतिज परास तक निकाले थे, ये तक ना। उसके बाद नोट हुआ था वाला, देख ले रहे हैं। अच्छा, क्षैतिज परास में केवल परिभाषा हुआ था। चलिए, इसका व्यंजक वगैरह निकालना है। नोटेशन है ना, लिखे थे, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। ध्यान देंगे, पिछले क्लास में हम लोग क्षैतिज परास पढ़े थे। क्षैतिज परास, इसको हॉरिजॉन्टल रेंज कहा जाता है। नोटेशन क्या होगा, कैपिटल आर। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे क्षैतिज परास को, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए क्षैतिज परास को कैपिटल आर द्वारा, हो गया है, अभी कॉपी में नहीं दिखा मेरे को, देख। अच्छा, पीछे है, ठीक। तो ध्यान देंगे, क्षैतिज परास को कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है। अब बताइए, क्षैतिज परास जो है डायग्राम में कुछ इस तरीके का दूरी है, देखिए तो इसका व्यंजक निकालेंगे वाले। ये जो है इसी को क्षैतिज परास कहा जाता है। तो हमको ये बताइए कि क्षैतिज परास निकालना है तो हम लंबवत दूरी ले कि क्षैतिज दूरी ले? क्षैतिज दूरी लेंगे और क्षैतिज दूरी के लिए निकालेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे पिंड के क्षैतिज गति के लिए, पिंड के क्षैतिज गति के लिए, पिंड के क्षैतिज गति के लिए। अब हमको ये बताइए कि क्षैतिज गति के लिए अगर समीकरण बनाना हो तो आपको सिखाया गया था कि x बराबर uxt प्लस हाफ xt स्क्वायर, याद है वाला? ये बताया था आपको कि क्षैतिज दूरी के लिए लंबवत रहता तो y लेके चलते, ठीक है। अब यहाँ पर जो x है, ध्यान देंगे x क्या है, तो आप x अक्ष पे है तो x दूरी कह रहे हैं, तो हम इस x के जगह पे क्या लिखेंगे, r, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर x के जगह पे आप r लिखिए, क्योंकि ये दूरी परास कहलाता है। इसके बाद ux का वैल्यू याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया था u cos थीटा। क्यों? क्योंकि क्षैतिज घटक है जो था cos में था, उसी के साथ कोण बनता है। लंबवत घटक किसमें था, y में था, u sin थीटा। ui कितना होता है, u sin थीटा होता है। चलिए, ये जो समय है ये टोटल उड़ान काल वाला समय है, क्योंकि एक जगह से आप दूसरे जगह जा रहे हैं। तो t का वैल्यू कितना लेंगे, तो 2u sin थीटा अपॉन g। इसमें एक x है तो x का वैल्यू कितना, 0। क्यों? तो ध्यान देंगे, आपको बताया गया था कि जब पिंड जमीन को छोड़ दिया तो दो त्वरण, एक x एक ay, जैसे ही जमीन को छोड़ेगा ये क्या हो जाएगा, 0। और जमीन छोड़ने का मतलब आप गुरुत्व के अधीन आ गए तो ay के वैल्यू कितना हो जाता है, माइनस। और पिंड को अगर u वेग से थीटा कोण से फेंकिएगा तो ई वाला घटक ux हो जाता है u cos थीटा, और इधर वाला घटक जो होगा ये हो जाता है uy इक्वल टू u sin थीटा। पढ़ चुके हम लोग इसके बारे में। चलिए, तो यही सारा वैल्यू, ये जितना वैल्यू सब इसमें रखेंगे और चेक करेंगे। तो इसमें r जो होगा रेंज होगा, ux का वैल्यू वहां से लीजिए u cos थीटा, और t है तो t वहां से लेंगे 2u sin थीटा अपॉन g। इसके बाद है हाफ, अब x t स्क्वायर, तो x का वैल्यू 0 और t का वैल्यू रखने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सब तो 0 हो जाएगा। हम अगर नहीं 0 रहता तभी रखते, लेकिन देख रहे हैं कि तो सब 0 हो जाएगा तो हम t स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दिए। तो इधर वाला टोटल 0, तो यही ना बचेगा जी। तो r कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर u और u, दो u है तो u स्क्वायर और 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन कितना, g। चलिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला है बालक, आप पढ़े होंगे तो एक फॉर्मूला पढ़ना था आपको 10th में, sin 2 थीटा।
साइन टू थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए यहां से यहां तक को हटा के साइन टू थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है सूत्र है, किसका सूत्र है, साइन टू थीटा का सूत्र है, तो इसको हटा देंगे। अब ये जो है हो जाएगा r बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, यही आपका परास का समीकरण हो जाएगा। तो पीछे वाला समीकरण बताइए नंबर, हाइट वाले में 5 था, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए तो यहां से हो गया बालक। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी हमको मिला है साइन टू थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे बढ़ा दे इसको। चलिए लिखे तो लैंग्वेज के लिए लिखेंगे समीकरण 6, समीकरण 6 प्रक्षेप गति पथ के लिए, समीकरण 6 प्रक्षेप गति पथ के लिए, प्रक्षेप गति पथ के लिए क्षैतिज परास का, प्रक्षेप गति पथ के लिए क्षैतिज परास का आवश्यक व्यंजक है, प्रक्षेप गति पथ के लिए क्षैतिज परास का आवश्यक व्यंजक है। हो गया बालक। अब हमको ये निकालना है कि सर परास महत्तम कब होगा। परास देखिए क्या होता है, हम यहाँ से पिंड को फेंके और जहां जाके गिर गया, कहीं ना कहीं जाके गिरेगा, तो यहां से वहां तक का जो क्षैतिज दूरी होगा इसी को परास कहा जाता है। डायग्राम में देख लीजिए, आप यहां से पिंड को फेंके थे और जाके गिर गया, तो यहां से यहां तक मतलब प्रक्षेप बिंदु से यहां तक का जो दूरी होगा इसी को क्या बोलेंगे, क्षैतिज परास। कोई दिक्कत वाला? अब आपसे पूछा जाएगा बताइए परास कब महत्तम होगा। ये महत्तम कब होगा, जब थीटा महत्तम होगा। न्यूनतम कब होगा, जब थीटा न्यूनतम होगा। डिपेंड करता है कि आप कितना कोण से फेंक रहे हैं। तो अब यही हमको निकालना है बालक। अब इस चीज को हम लिखेंगे नोट करके, नोट करके लिखा जाए, नोट करके लिखेंगे परास का मान महत्तम होने के लिए, नोट करके लिखेंगे परास का मान महत्तम होने के लिए, और डैश दे दीजिए, परास का मान महत्तम होने के लिए और डैश दे देंगे। कब हुआ? परास का मान महत्तम होने के लिए लेकर डैश दे देंगे। अब देखिए तो परास महत्तम कब होगा,
परास महत्तम कब होगा? जब साइन 2 थीटा महत्तम होगा। याद रखिएगा, जब साइन 2 थीटा महत्तम होगा तभी वो महत्तम होगा। अब आपसे पूछा गया कि साइन 2 थीटा महत्तम कितना होता है, तो आप बोल दिए 1 होता है। फिर पूछा गया कि 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो आप बोले 90 डिग्री का वैल्यू होता है। हम बोले साइन से साइन कैंसिल करा दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा जब निकालिएगा तो 90/2 इक्वल टू कितना? 45 डिग्री। तो ये मालूम चल गया कि 45 डिग्री पर परास क्या होता है? महत्तम होता है। और महत्तम में कितना? ठीक है, आपको बताया था कि कोई छोटा बच्चा है, उसको एक पत्थर दे दीजिए, बोलिए कि एकदम दूर फेंकना है, क्या करेगा? इसे 45 डिग्री पे हाथ को सेट करेगा फेंकने के लिए। ये जैवलिन देखे होंगे जो नीरज चोपड़ा वाला है, वो सब फेंकने का कोण देख लीजिएगा, एकदम 45 डिग्री पे फेंकेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी पिंड 45 पे महत्तम में जाता है। 45 से ज्यादा कीजिएगा तो ऊंचाई बढ़ जाएगा, परास कम हो जाएगा। 45 से नीचे कीजिए तो परास ज्यादा रहेगा, ऊंचाई कम हो जाएगा। और 45 पर परास सबसे ज्यादा होता है। अब इसको कहाँ रख देंगे? तो अभी पीछे वाले समीकरण में रख देंगे। कितना निकाले हैं? 6 निकाले, इसी में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 6 से, समीकरण 6 से तो रख दीजिए आर। अब देखिए आर जो निकाले हैं महत्तम है, तो महत्तम को मैक्सिमम कह सकते हैं, या हिंदी में महत्तम लिख लीजिए। अब ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। कितना था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 2 हो गया, और थीटा का वैल्यू 45 बोले अपॉन जी, तो यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री हो जाएगा ना जी, 45 दूनी 90 अपॉन जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महत्तम परास कितना निकालिएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन जी। कोई दिक्कत बालक? इसको समीकरण कितना दे दिया जाए? 7। अब आप कहिएगा सर आप दो दो को समीकरण निकाल दिए, एगो 6 एगो 7, हम किसका कहाँ यूज करेंगे? तो सुन लीजिए कहाँ यूज करना है। जब क्वेश्चन में कह दे कि पिंड को 20 मीटर प्रति सेकंड से हम फेंके हैं, तो बताइए महत्तम परास कितना होगा? तो कोण आपको दिया है नहीं, तो जब कोण नहीं देगा, परास महत्तम पूछ दे, तब इसका यूज करेंगे डायरेक्ट। लेकिन कह दे कि हम पिंड को 30 डिग्री से फेंके हैं और 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो बताइए परास, तो कौन सा? 6, क्योंकि थीटा का वैल्यू दे रहा है कि आप इतने पे निकालिए। लेकिन जब थीटा नहीं दे और कहेंगे ना महत्तम परास निकालिए, तब कौन से यूज करेंगे? 7। अंतर समझ में आ रहा है? ये थीटा क्वेश्चन में दिया रहेगा तब इसका यूज करके निकालेंगे, थीटा नहीं देगा, कह देगा परास निकालिए, तब कौन सा लेंगे? 7 वाला। चलिए तो इसको लिख लीजिए यहां से। अभी क्लास आप लोग का अल्टरनेट में चल रहा है, डेली चल रहा है। कितना बजे? 7 से 8। हो गया जी, आगे बढ़ा दे। तुम लोग का मैथ अल्टरनेट में है ना? डेली डेली चल रहा है 7 से 8 में, डेली हो गया है अल्टरनेट वाला। बताइए, इतना त्याग कर दिया बच्चा सब, एक एक विषय का त्याग कर दे रहा है। पाठक जी 1-2 घंटा बढ़ा देते तो नहीं छूटता जी। पाठक जी अगर 10 बजे तक कर देते तो सब बच्चा पढ़ लेते, स्कूल भी चला जाता, इधर भी पढ़ लेता।
तो आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। यू क्या है? तो पिंड का प्रक्षेप वेग है, और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। चलिए हो गया वाला। तो याद रखेंगे, यही हमको निकालना था। टोटल जितना हमारा महत्वपूर्ण पद था प्रक्षेप गति से, यही तक था। अब एक संबंध बता दे रहे हैं वही नोट में। आपको याद होगा, आपको एक क्वेश्चन बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी गेंद को, ध्यान देंगे, अगर कोई व्यक्ति किसी गेंद को अधिक से अधिक 200 मीटर दूर तक फेंक सकता है, यही व्यक्ति इसी गेंद को कितना ऊंचाई तक फेंक सकता है उतना ही वेग से, तो हम बताए थे इसका आधा। याद है कि अगर कोई व्यक्ति किसी गेंद को अधिक से अधिक 200 मीटर के क्षैतिज परास तक फेंक सकता है। आपको एक गेंद दे दिए, बोले कि इसको बहुत अधिक दूर फेंकना है, आप उठाकर फेंक दिए, कहाँ चला गया? यहाँ से फेंके यहाँ आ गया, 200 मीटर चला गया। अब आपको कहेंगे कि ये काम कीजिए, उतना ही वेग से इस गेंद को ऊपर की ओर फेंकिए, सीधे ऊपर की ओर। तो याद रखेंगे, ऊपर जो जाएगा इसका आधा जाता है, ठीक है, इसका आधा जाता है। हाइट जो होगा रेंज का आधा हो जाएगा। क्यों? अब सवाल ये है क्यों, तो क्यों का जवाब है कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन हो जाता है। समझ आ रहा है? ऊपर फेंकिएगा तो आप गुरुत्व के विरोध में गति कर रहे हैं, तो आप पे मंदन काम करता है। ऊपर पिंड जाता है तो वेग बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। तो मंदन काम करता है, इसीलिए आपका जो ऊंचाई हो जाता है वो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। अब आप कहिएगा कि सर इसको प्रमाणित करके देख लिया जाए, तो हम प्रमाणित कर दे रहे हैं, देख लीजिए। इसको भी नोट में ही लिखेंगे। देखिए प्रमाणित कर दे रहे हैं बालक। ये बताइए कि h बराबर अभी क्या पढ़े थे आप? तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना था? 2g। ये था ना बालक? 2g था। तो यहां पर एक मिनट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब हमसे कह रहा है कि दोनों में संबंध बताइए। तो इसमें से आर मैक्सिमम कितना था? ये मैक्सिमम वाला ही ले लेंगे। मैक्सिमम हाइट कितना निकाले थे, याद है? मैक्सिमम हाइट कितना था? यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये था ना वाला? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और यू स्क्वायर अपॉन जी, लिख सकते हैं ना जी। अभी देखिए तो आर मैक्सिमम कितना निकाले हैं, तो इसको हटा के लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा कि सर अभी हम लोग पीछे निकाले हैं कि परास जो महत्तम होगा ये यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर होगा। तो इसका मतलब इसको हटा के इसके जगह आर मैक्सिमम लिख देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एच मैक्सिमम इक्वल टू कितना? 1/2 और आर मैक्सिमम हो तो गया बालक कि ऊंचाई जो होगा महत्तम ऊंचाई वो क्या होगा? परास का आधा होगा, आर मैक्सिमम अपॉन 2। इसको समीकरण कितना दे दे? 8 दे दिया जाए। तिरछा तिरछी गुना कराने आता है बालक, तो ये कितना हो जाएगा? आर मैक्सिमम इक्वल टू 2 इंटू एच मैक्सिमम। तो अब बताइए कि ऊंचाई परास का आधा हो गया कि नहीं? जो ऊंचाई पे फेंकेंगे वो परास का आधा हो जाएगा। ये भी कौन है? महत्तम वाला। और मान ली कि ऊंचाई दे देगा, कह देगा ऊपर 50 फेंके हैं, तो इधर कितना हो जाएगा? 100। परास कैसे निकालिएगा? तो 2 गुना महत्तम ऊंचाई। लिख लिया जाए अगले नोट में। तो याद ये रखना होगा कि सर जो ऊंचाई होगा वो क्षैतिज परास का आधा होगा, और जो क्षैतिज परास होगा ऊंचाई का दुगना होगा।
हो गया बालक, इसको 9 दे दीजिएगा, वो 8 है ना, ये हो जाएगा 9। चलिए अब क्वेश्चन बोले, तो क्वेश्चन बनाना नहीं है, सुनना है और आंसर बताना है। तो ये बताइए, कोई व्यक्ति किसी पिंड को महत्तम क्षैतिज परास तक, मतलब महत्तम क्षैतिज परास तक 500 मीटर तक फेंकता है, अगर वह व्यक्ति उसी पिंड को उतना ही वेग से अगर ऊपर की ओर फेंके तो कितना ऊंचाई तक जाएगा? 250। अगर कोई व्यक्ति 50 मीटर के महत्तम ऊंचाई तक किसी पिंड को फेंक सकता है, तो वह व्यक्ति उसी वेग से उस पिंड को कितने क्षैतिज परास तक फेंक सकता है? दुगना होगा। तो यही तो बता रहा है। अब पहले कह के बता रहे थे, अब निकाल के बताएंगे सूत्र से। चलिए अब एक और इसमें बचा हुआ है, वो भी थ्योरी कर लेंगे और इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन चलेगा। तो देखिए अभी जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो क्या पढ़ने वाले हैं समझिए। एक पथ का नाम क्या है? प्रक्षेप गति पथ। याद है बालक? बताए थे कि जो पथ है प्रक्षेप पथ कहलाता है। तो इसी का समीकरण निकालना है, याद रखिएगा। प्रक्षेप गति पथ का समीकरण निकालना है। ये जो पथ देख रहे हैं इसको प्रक्षेप गति पथ कहा जाता है और इसी का समीकरण निकालेंगे। इस समीकरण होता कितना है? तो y बराबर x tan थीटा, x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यही होता है फॉर्मूला। तो देखिए इसमें भी दो समीकरण होता है, एक सामान्य होता है जिसको जनरल इक्वेशन कहा जाता है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन कहा जाता है। तो जनरली से स्टैंडर्ड बनता है। क्लियर है बालक? तो +2 में पढ़ेंगे तो जनरल है, +2 के बाद पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड हो जाता है। तो हेडिंग दिया जाए, हेडिंग देंगे प्रक्षेप गति पथ का, प्रक्षेप गति पथ का समीकरण, प्रक्षेप गति पथ का समीकरण, प्रक्षेप गति पथ का समीकरण। इसको इंग्लिश में इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। देखिए यहां लिख दिए, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। और इंग्लिश में इसका एक और नाम है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी कहा जाता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी कहते हैं। तो एक लिखे ना, सब लिख लेगी, लो लिख दे रहे हैं ना, तो कहेंगे सर भुला गया का। चलिए कहाँ लिखे वाला? देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी कहा जाता है, लेकिन कोई आप एक याद रखिए कि इसका जनरली हम लोग नाम जो यूज करते हैं इसको इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कहा जाता है, प्रक्षेप गति पथ का समीकरण। बस अब हमको इस पथ के लिए समीकरण निकालना है, तो थोड़ा सा डायग्राम हम बना दे रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा लिखेंगे लैंग्वेज। हटा जी इसको। चलिए तो देखिए अब यहां पर ये बताइए कि पिंड को आप यहां से फेंके हैं तो एक प्रक्षेप बिंदु होता है, ठीक है। आप कुछ ना कुछ वेग से फेंकिएगा तो प्रक्षेप वेग होगा, कोण कितना होगा? थीटा। ये बताइए वेग का x घटक कैसे लिखा जाता है? वेग का y घटक कैसे लिखिएगा? u sin थीटा। आपको शायद ये भी हमने बताया था कि अगर कोई पिंड जमीन छोड़ देता है तो ये 0 हो जाएगा, ए वाई कितना होगा? -g। क्लियर है बालक? याद रखना होगा। पिंड वहां से चला था, यहाँ के गिर गया, ये रास्ता है इसका। तो लैंग्वेज थोड़ा सा लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। माना कि, पहले लिख लीजिए उसके बाद डायग्राम आएगा। माना कि किसी पिंड को थीटा कोण से, माना कि किसी पिंड को थीटा कोण से
थीटा कोण से तथा u वेग से, थीटा कोण से तथा u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। तो इस स्थिति में पिंड के गति पथ का समीकरण, और डायग्राम बना लीजिए, हो गया बालक। चलिए, तो इसमें सबसे पहले पिंड के क्षैतिज गति के लिए लेंगे और उसके बाद लंबवत गति के लिए। डायग्राम के नीचे लिखा जाए, पिंड के क्षैतिज गति के लिए, तो बताइए क्षैतिज गति के लिए समीकरण लिखने के लिए बताया गया है x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। याद है बालक? अभी बताया नहीं है आपको। तो बताइए यहाँ पे अगर बात किया जाए x के बारे में, तो x इक्वल टू यू एक्स का वैल्यू कितना है, u cos थीटा इंटू टी, हाफ x का वैल्यू 0 है और ये टी स्क्वायर, ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा है, x इक्वल टू यू cos थीटा इंटू टी। अब इसमें अगर t निकाला जाए तो ये कितना होगा, x अपॉन यू cos थीटा। इसको समीकरण कितना मान लिया बालक, अलग है उसमें मत जोड़ दो, ये अलग हम लोग समीकरण निकाल रहे हैं, ये अलग होगा। चलिए एक, अब क्या करेंगे, अब हम लोग पिंड का लंबवत गति ले लेंगे। जब क्षैतिज गति एक बार लिए, एक बार लंबवत गति यूज करेंगे और उसमें वैल्यू रखेंगे। पहले लिख लीजिए आप। हो गया बालक, तो t कितना आ गया, x अपॉन यू cos थीटा। अब ये क्षैतिज गति हो गया, अब कौन सा लिया जाए, लंबवत वाला लेंगे। तो लिखा जाए लंबवत गति के लिए अब आप ही बताइए समीकरण कैसे हम लिखें। y ना जी, अब बताइए यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। जहां जहां एक्स था वहां वहां वाई कर दिए। अब ये वाई है, यू वाई का वैल्यू डायग्राम में आप देख सकते हैं, और एगो ये देख लीजिएगा, ये है यू साइन थीटा। अब टी देखिए यहाँ पे आप निकाले, ई टी वाला वैल्यू यहाँ रख देंगे ना, ये हो जाएगा एक्स अपॉन
u cos थीटा प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू माइनस जी है। और एक चीज ध्यान देंगे, टी स्क्वायर है, तो जब टी स्क्वायर कीजिए तो ऊपर और नीचे दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी तो स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और नीचे हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें कुछ कट रहा है जी, इसमें u से u कट रहा है, बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा है कटते हुए। ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स टाइम थीटा, क्यों साइन बटा कॉस टेन हो जाता है, x आगे कर दिए, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा हाफ g का इसमें गुना करा दीजिए, जी एक्स स्क्वायर और नीचे क्या बच जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही आपका समीकरण है। इस सिद्ध करने के लिए आता है, ठीक है, अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देगा उसमें सिद्ध करने के लिए आता है बात। चलिए यहां से आप लिख लीजिए, इसको प्रक्षेप गति पथ का समीकरण कहा जाता है। अभी सामान्य इक्वेशन है, इसी को हम लोग स्टैंडर्ड भी बना लेते हैं। हो गया बालक, एक लाइन लिख के इसको समाप्त किया जाए। लिखेंगे समीकरण दो प्रक्षेप गति के लिए, समीकरण दो प्रक्षेप गति के लिए, समीकरण दो प्रक्षेप गति के लिए गति पथ का, प्रक्षेप गति के लिए गति पथ का आवश्यक व्यंजक है, प्रक्षेप गति के लिए गति पथ का आवश्यक व्यंजक है, आवश्यक व्यंजक है। कोई दिक्कत? अब यहां से क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, तो एक क्वेश्चन लिख लिया जाए, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। कोई दिक्कत बालक? अब देखिए क्वेश्चन तभी हल हो पाएगा जब सारा फॉर्मूला आपको याद रहेगा। तो देखिए सारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है जी, 1 2 3 4 5 करके सब लिख दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन बना रहे हैं आप तो सारा फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, तब ना मालूम चलेगा कि इसको कहाँ यूज करेंगे। तो क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन लिखेंगे, यदि कोई व्यक्ति किसी गेंद को प्रक्षेप गति पथ में, किसी गेंद को प्रक्षेप गति पथ में हो गया, प्रक्षेप गति पथ में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, प्रक्षेप गति पथ में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तथा 30 डिग्री के कोण पर, तथा 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करता है, तथा 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करता है, 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करता है, तो पिंड के लिए हाँ हेलो, नहीं 11 बजे जाना है, हाँ हाँ हो गया। पिंड के लिए
आरोहण काल, आरोहण काल। बी नंबर में उड़ान काल, उड़ान काल। सी नंबर में क्षैतिज परास, क्षैतिज परास। डी नंबर में महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई का मान ज्ञात करें, महत्तम ऊंचाई का मान ज्ञात करें। अब सब निकालना है जी। देखिए हम एक ही क्वेश्चन में सारा पहले ले रहे हैं, तो अब सारा फॉर्मूला में थोड़ा सा एक बार देखिए कि आपको यू चाहिए और थीटा चाहिए। जी का वैल्यू हम लोग जानते ही हैं, चलिए धन्यवाद। यू का वैल्यू हम लोग जी का वैल्यू जानते ही हैं, कितना लेंगे? जी का वैल्यू याद रखेंगे। अब देखिए जी के वैल्यू के लिए हम समझा दे रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं खुद समझने के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में अगर कहीं मेंशन होगा 9.8 डाटा में, तो हम 9.8 लेके बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में हमको राउंड फिगर में दिख रहा है, जैसे 20 दिख रहा है, 30 डिग्री दिख रहा है, तो बताइए डेसिमल में तो डाटा है नहीं, तो आप जी का वैल्यू कितना लेके हल कीजिएगा? 10। कोई दिक्कत वाला? तो आप स्वतंत्र हैं। हाँ, क्वेश्चन में कह दिया कि ना जी 9.8 लेना है, तब 8 लेके बनाएंगे, नहीं तो ज्यादातर 10 ही यूज करते हैं। इससे तो एक्यूरेट वैल्यू 9.8 ही होता है, लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, उसका राउंड ऑफ करके 10 यूज कर लेते हैं। कोई दिक्कत वाला? तो अब इसको अगले क्लास में हम लोग हल करेंगे, क्योंकि थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी वाला न्यूमेरिकल हम भेज दिए थे, जो नहीं आए होंगे आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अगला जो टाइम है उसमें हम लोग इसको खत्म ही कर लेंगे।